सो हेलो एवरीवन, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आज हम मोशन को पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटे से बात, जब हम किसी भी चीज को पढ़ें तो अक्सर उन बातों को जान लेना जरूरी है जो आपके और मेरे बीच में एक कोऑर्डिनेशन करवाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मुझे अगर आपसे बात करनी है और इन केस की अगर आपको तमिल नहीं आती है, तो अगर मुझे आपसे बात करनी है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं आपसे बात कैसे करूंगा, कि मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे करूंगा। सो ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं आपकी लैंग्वेज जान जाऊं और आप मेरी लैंग्वेज समझ जाए। फिर से हम जब मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी बातें जो साइंटिफिक होती हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। जैसे ओरिजिन। सो ओरिजिन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहां खड़ा हूं, राइट, और मैं यहां से मेजर करना चाहूं कि बोर्ड में से कितना दूर है, ऑब्वियस मैं कहूंगा बहुत पास में है, राइट। लेकिन जो ऑब्जर्वर दूर खड़े हैं काफी ज्यादा, जो उधर खड़े हैं, अगर वो वहां से नापेंगे तो उनके लिए वो बहुत दूर है। फिर से लेट्स मी से कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है और उसने एक बॉल को नापना है। तो ये एक बॉल है, राइट। लेट मी जस्ट राइट, इट इज अ बॉल। This is observer A. Now let's we suppose now we have second observer. This is observer B. और ये भी बॉल को नापता है और ये भी नापता है। तो जहां से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट, वो पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। यहां से बॉल मान लेते हैं कि ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन जब हम यहां से नापेंगे तो ये बॉल की जो डिस्टेंस है इट विल बी अबाउट 100 मीटर, राइट। तो बॉल पास में है या दूर है? तो आंसर है कि दोनों ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, फिर से जो ऑब्जर्वर ए है उसके रेस्पेक्ट में बॉल पास में है, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है उसके रेस्पेक्ट में बॉल 100 मीटर यानी कि बहुत ज्यादा दूर है। अब यहां पर ये दोनों ऑब्जर्वर जब अपने अपने मेजरमेंट बताते हैं तो ये दोनों के दोनों ही राइट है, बट द टास्क इज जिसने जहां से नापा वो पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। जनरली हम इस पॉइंट को ग्राफ में जब डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं? लेट्स वी सी दैट। तो ग्राफ में बताने के लिए सिंपली हम एक ग्राफ बनाते हैं और ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। बट टेक केयर, अगेन ओरिजिन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव पोजीशन। जब हम किसी की पोजीशन बताएं तो शर्त यह है कि उसको नाप कौन रहा है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट अवर ऑब्जर्वर। फिर से ऑब्जर्वर कौन है? एक वो पर्सन या एक वो इंसान या फिर कोई भी फिजिकल स्टफ जो भी चीजों को नाप रहा है, हम उसको एज ए ऑब्जर्वर काउंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जर्वर जहां पर वो खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में कोई चीज अगर दूर है या पास है, अब उसकी इंफॉर्मेशन लेकर मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? सिंपली आई विल आस्क कि आपके अकॉर्डिंग जिस ऑब्जेक्ट को आप बता रहे हो कि वो उतना है दूर या वो इतना पास है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने में हेल्प करते हैं। फिर से मान लेते हैं कि यहां पर एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया और एक बॉल यहां पर है। अब इस बॉल का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हमने बोला? 3 और 2। जिस ऑब्जर्वर ने ये कोऑर्डिनेट दिए वो कहां पर है? तो आंसर है वो यहां पर है ऑब्जर्वर। ये इधर वो ऑब्जर्वर खड़ा है ऑरिजिन पर, क्योंकि वहां से मेजरमेंट करनी है। तो 3 और 2 का मतलब है कि ऑब्जर्वर जो यहां पर खड़ा है, लेट्स वी से O, तो इस O ऑब्जर्वर से ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स दूर है। यूनिट्स मतलब क्या? यूनिट्स का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। जब हमें कोई भी स्पेसिफिक यूनिट ना दी गई हो तो हम वर्ड यूज करते हैं यूनिट्स। लाइक आई सेड इट इज 3 यूनिट्स। यूनिट्स मींस इट कुड बी सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और एनी यूनिट, राइट। फिर से इस ऑब्जर्वर O से जो ये पॉइंट है वो कहां पर है? सो आंसर इट इज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इट इज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट में कहां पर है? तो आंसर है इट इज एट 3 यूनिट्स, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं यूनिट के यहां पर कदम है, अगर मैं 3 कदम रखूंगा तो मैं 3 कदम के बाद कहां पहुंचूंगा? इस ऑब्जेक्ट के जो ये वाला कोऑर्डिनेट है यहां तक। फिर 2 कदम, ये मतलब y में। जब हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है जनरली? XYZ। और ये एक ऐसे कॉमन लैंग्वेज है जो मैं, आप
साइंटिस्ट ये हर जगह पर यूज की जाती है, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है ताकि हर किसी को समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए एक पल को ये नहीं लिखता हूं तो कौन समझेगा कि ये एक्स है कि वाई है? इसलिए मैंने कहा कि जब हम एक्स वाई और जेड को लिखते हैं, इसका सिंपल मतलब कि ये एक्स है वो वाई है, नेक्स्ट लिखूंगा तो जेड होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्स में 3 यूनिट्स पर है, और जो ये वाला पॉइंट है 2 ये वाई में 2 यूनिट्स पर है, राइट? ओके, तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है तो मैं एक्स में 3 कदम, 1 2 3 कदम, वाई में कितने 2 कदम, कैसे 1 और ये 2। तो जब मैंने इसको फॉलो किया तो मैं कहां पहुंच गया, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक, ठीक? फिर से, तो पोजीशन को बताने के लिए हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट किया, यानी कोऑर्डिनेट्स को बताया। अच्छा, एक और चीज देखिए, टाइम इंटरवल। जनरली टाइम इंटरवल क्या होता है? देखिए, साइंस में जब हम टाइम को समझते हैं या नापते हैं तो वो एक अलग डेफिनेशन या एक अलग मीनिंग में आ जाता है, लेकिन टाइम इंटरवल को समझ लेते हैं क्या है। चलिए, इसको समझने के लिए पहले समझिए कि इवेंट, एक वर्ड है इवेंट, ये क्या बताता है? इवेंट का मतलब कुछ भी होना। लेट्स वी से कि मैंने कहा ये जो पेन है अभी यहां पर है, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा, सो द टाइम जब मैंने ड्रॉप किया वो इसका इवेंट 1 होगा। दूसरा, जब ये जमीन पर टकराएगा वो इवेंट 2 होगा। तो इन इवेंट्स के बीच में जो टाइम बीता है दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? द टाइम elapsed between two events, time elapsed between two events। और इवेंट क्या? कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी मेजरमेंट जो आप लेना चाहते हो। सो ये टाइम इंटरवल है, लेकिन इसके बाद एक और चीज समझना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब साइंस में या मैथ में या कहीं भी हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टाइम की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारी घड़ी में 12 बज रहे हैं और अब हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया। 12 क्यों हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर जगह पर ये अलग अलग है। क्यों? जैसे हमारे इंडिया में 12 जो बजते हैं यानी 12 o'clock वो एक अलग टाइम पर है, और उसी टाइम पर किसी अदर कंट्री में वो टाइम अलग होगा, वहां पर 2-3 o'clock हो सकते हैं। दैट्स वाई हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, वो क्या है? लेट्स बी सी, जब हम किसी भी मेजरमेंट को स्टार्ट करने जाएंगे तो वहां पर जो टाइम होगा दैट विल बी कॉल्ड टी इक्वल्स 0। तो टी इक्वल 0 का यह मतलब नहीं कि घड़ी में 0 बज गए, राइट? टी इक्वल 0 का मतलब है कि द टाइम फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरमेंट, एक ऑरिजिन और ये है टाइम, द टाइम at which we start measurement। तो ये वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बेहद जरूरी होती हैं साइंस को समझने के लिए, राइट? क्योंकि हम बार बार इसका यूज करते जाएंगे। जब हम कभी किसी की स्पीड को डिफाइन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, सो हमें इसकी नीड पड़ेगी। सो अगेन, व्हाट इज टी इक्वल 0? इट इज द टाइम एट विच वी स्टार्ट मेजरमेंट। लेट्स बी से कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ये और मैं इसको नापना चाहता हूं, कैसे? तो मैंने बोला कि चलिए मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, राइट ना? अब मूव करते 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 ये यहां पहुंच गया और इसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर इस ऑब्जेक्ट की अभी मान लीजिए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट? स्पीड क्या होती है वी विल सी इन डिटेल। अब कुछ देर के बाद इसकी स्पीड हो गई 20, और 20 की स्पीड होते ही मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया। तो जिस टाइम पर मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया वो टाइम t इक्वल 0, और उस t इक्वल 0 पर जो मैंने स्पीड नापी, जो वेलोसिटी नापी, वो कहलाती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इसको और डिटेल में हम बारीकी से देखेंगे जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। सिंपल, अभी वेलोसिटी को हम स्पीड समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ अब हमारे पास इसका एक डिफरेंट पार्ट है जहां पर हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड में मोशन को क्या बोलेंगे कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है जनरली, एक बार इसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, नाउ अगेन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है
तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जो रेड कार है, मैंने इसका मोशन नापना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने का टाइम t=0, फिर इसका 1 सेकंड बीत गया, तो मैंने कहा 1 सेकंड पे भी ये यहीं पर है, 2 सेकंड बीता, ये अभी भी यहीं पर है। तो जब मैंने इस गाड़ी की पोजीशन नापना शुरू की t=0 पे, आफ्टर 1 सेकंड ये अभी भी वहीं पर है, 2 सेकंड के बाद भी ये वहीं पर है। यानी टाइम बीत रहा है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये कार अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है। लेकिन 3 सेकंड के बाद ये कार थोड़ी सी आगे आ गई, 4 सेकंड के बाद ये थोड़ी सी और आगे आ गई, और 5 सेकंड के बाद ये थोड़ी सी और आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि अब इसकी पोजीशन कंटिन्यू बदल रही है। तो जब कार की पोजीशन बदलना स्टार्ट हुई, सो हमने कह दिया कि ये कार मोशन कर रही है। लेकिन जो ये वाला टाइम पीरियड था जहां पर कार ने अपनी पोजीशन नहीं बदली टाइम के साथ, दैट वाज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। अगेन, रेस्ट क्या होता है? व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स कोऑर्डिनेट, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम बीत रहा है लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सो ये कंडीशन है रेस्ट की। लेकिन थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं ताकि समझने में हमें आसानी पड़ जाए। नाउ लेट्स वी जस्ट गो फॉर नेक्स्ट। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बना के समझते हैं कि मोशन क्या होता है। चलिए, अब देखिए, ये हमारे पास एक ट्री है, राइट, और ये रही हमारी रेड कार फिर से। अब यहां पर एक बार ध्यान से देखना कि जो ट्री है अभी यहां पर उसके जस्ट सामने ये कार खड़ी है, राइट। कुछ टाइम बीता, अभी ये कौन सा टाइम है? t=0। कुछ टाइम बीतने के बाद ये कार ट्री से इतनी दूर आ गई, कुछ टाइम और बीता, ये कार थोड़ी सी और दूर आ गई, कुछ टाइम और बीता, ये कार थोड़ी सी और दूर आ गई। तो ये पिक्चर में क्लियर दिख रहा है यहां पर कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये जो ट्री है इसके रेस्पेक्ट में ये जो कार है इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर थी, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आई, फिर 5 मीटर, देन उसके करते करते 7 मीटर पर आई, राइट। यानी कि टाइम बीतने के साथ साथ ये कार की अगर पोजीशन बदल रही है, लेकिन कार की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है? सो यू कैन सी विद रिस्पेक्ट टू ट्री, सो वी विल से दिस कार इज इन मोशन, राइट। नाउ इसमें एक चीज और ऐड करते हैं। ओके, नाउ सी, ये हमारे पास है कार ए और ये है कार बी। अब मान के चलिएगा जो रफ्तार इस कार ए की है वही रफ्तार कार बी की है। फॉर सिंपलिसिटी लेट्स बी से कि इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। और जो कार बी है उसकी भी स्पीड सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब कार ने चलना स्टार्ट किया तो ये दोनों एक ही लोकेशन पे थी, यानी एक ही इनका जो लोकेशन था ना वो कोइंसाइड कर रहा है। एक वर्ड कोइंसाइड, ये वर्ड कोइंसाइड का मतलब है, देखिए, मान के चलिएगा जो मेरे ये हैंड दिख रहा है आपको, राइट। अब मुझे इसके साथ इस वाले हैंड को कोइंसाइड कराना है, इनके ओरिजिन को, तो मैं जस्ट इसके सामने लेकर आ गया। अब दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक ही है, तो इसका मतलब ये कोइंसाइड करते हैं, राइट। अच्छा, अब यहां पर हमने वही सेम सिनेरियो लिया, टाइम बीतेगा सेम तरीके से और दोनों कार चल रही है। अच्छा, कार चल रही है, सेम सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू टी, कार यहां पर है, कार भी, ये कार भी यहां पर आई, कार भी यहां पर आई और कार भी यहां पर आ गई। यानी कि कार बी भी चल रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ट्री के रिस्पेक्ट में। नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू वन थिंग, क्या कार बी के नजरिए से कार ए चल रही है? इस चीज को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिएगा एक बस में आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जस्ट पीछे वाली सीट पर आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है। अब हमने ये देखा कि इन दोनों के होते हुए भी एक थर्ड पर्सन और है जो पार्क में बैठा हुआ है, जो क्या करता है, इन दोनों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है। तो इस टाइम पर जब कार एक जगह खड़ी है उसके कुछ टाइम के बाद वो दिल्ली से चल के आगरा तक पहुंच जाती है। जो फ्रेंड आगे वाली सीट पर बैठा है वो कहता है पीछे वाले से, यार हम बहुत दूर आ चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो पीछे वाला दोस्त कहता है, भाई क्यों मजाक कर रहा है,
हम चले ही कहां हैं जो थक गए, क्योंकि सर ने सिखाया है चलने का मतलब होता है पोजीशन में चेंज आना। जिस सीट पे तुम पहले थे, मान के चलना ये सीट, उस सीट पर तुम अभी भी हो, तुम कहां चले? क्यों? अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? लेट्स वी सी। हमने देखा था ये वाला सिनेरियो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो पीछे वाला जो फ्रेंड कहता है कि तुम मेरे नजरिए से चले ही नहीं हो, तुम्हारी पोजीशन बदली ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि हम थक गए और बहुत दूर चल के आए हैं? एक और बार, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है ना, वो यहां पर मेरे साथ है, मैं आगे चलता हूं, क्या इस मार्कर की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में बदल रही है? नहीं। मेरे नजरिए से जो मार्कर यहां पर है अभी भी यहीं पर है, लेकिन अगर इस बोर्ड के नजरिए से सोचें तो अभी यहां से मार्कर यहां पर है, कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया, तो वहां से यहां तक पोजीशन बदली है। नाउ लेट्स बी गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ बस। तो बस में जो पर्सन पीछे बैठा है उसने दावा किया कि आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो आप रेस्ट पर हैं, चले नहीं है। ठीक है, हमने लड़ाई को सॉल्व करने के लिए हम वापस दिल्ली गए और दिल्ली में जाके उस इंसान से पूछा जो पार्क में बैठा हुआ था, उससे पूछा बताओ कि हम चले हैं कि नहीं चले। तो वो कहता है कि यार तुम चले हो। क्यों? क्योंकि पहले तुम दोनों दिल्ली में थे और अब तुम मुंबई पहुंच गए, यानी कि तुम्हारी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में बदली है। ये बात कौन कहता है? पार्क वाला। फिर से ऑब्वियस सी बात है, चलने का मतलब है पोजीशन में चेंज। तो पार्क वाला इंसान दावा करता है कि तुम दोनों चले हो, अगर नहीं चले होते तो बस आगे पहुंच जाती और तुम सीट को लेके बाहर लटके रहते। या इट इज फनी, राइट? ये ट्रू नहीं है। तो पार्क में जो इंसान है वो सही कहता है कि आपकी पोजीशन बदली है, आप चले हो, लेकिन जो फ्रेंड है उसका पीछे वो कहता है नहीं चले हो, और वो भी सही कहता है क्योंकि उसके नजरिए से उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन में बदलाव नहीं आया है। सेम जो हमने यहां एग्जांपल लिया, इसको भी एक बार ध्यान से समझिएगा ताकि मोशन क्या है समझ में आ जाए। कार बी के नजरिए से सोचो, कार ए चल रही है क्या? चलो मान के चलते हैं इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, वो दोनों यहां आ गए, अभी भी कितनी है? 5 मीटर, क्योंकि पैरेलल है। अभी भी कितनी है? 5 मीटर। अभी भी कितनी है? 5 मीटर। तो क्या कार बी के लिए कार ए चल रही है? नहीं। फिर से, क्या कार ए के लिए कार बी चल रही है? तो आंसर है नहीं। क्या कार बी के लिए कार ए चल रही है? तो इस बात को जानने के लिए हमने इसकी पुष्टि की। कैसे? मान लेते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी 5 मीटर है, राइट? कुछ टाइम के बाद यानी 1 सेकंड के बाद भी 5 मीटर है, फिर से 5 मीटर अभी भी है और 5 मीटर अभी भी है, यानी कि कार बी के नजरिए से कार ए नहीं चल रही है और वाइस वर्सा, यानी कि कार ए के नजर से कार बी भी नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में पोजीशन नहीं बदल रही है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि कार ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार बी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू कार बी। नेक्स्ट एक और डायलॉग छोटा सा लिखते हैं। अब वो डायलॉग है इस ट्री के लिए। क्या ट्री के रिस्पेक्ट में जो कार ए है वो चल रही है कि नहीं? क्या बोलोगे? ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे यस, क्योंकि इसकी पोजीशन कंटिन्यू बदलती जा रही है अगर ट्री पे खड़े होकर देखें तो हम ये डायलॉग लिख सकते हैं कि कार ए इज एट मोशन या इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, राइट ना? तो ट्री के लिए वो चल रही है। अब है तो कार एक ही, लेकिन उसके दो अलग अलग बातें सामने मिल रही हैं। अभी पहली वाली स्टेटमेंट में क्या दिखता है आपको कि कार ए रेस्ट पर है, और फिर सेकंड वाली में कार ए मोशन में है। तो रियली है क्या? कार ए चल रही है कि नहीं चल रही है? रियल में देखा जाए ना तो दोनों ही अपनी अपनी जगह स्टेटमेंट सही है जो हम बेसिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट ना? इसीलिए एक फेमस डायलॉग है और वो ये कि जो मोशन है, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, और इसके रिलेटिव होने का मतलब है कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इस चीज को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सो आंसर है, इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे इस बात से कि नाप कौन रहा है।
मेजरमेंट कर कौन रहा है, राइट ना? इसलिए ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म। अच्छा, जिस तरह से मोशन रिलेटिव टर्म है, ऑरिजिन पे तो है ना कि हम ऑब्जेक्ट पास है कि दूर है, नाप कौन रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करता है, तो ऑरिजिन भी रिलेटिव टर्म है। इस बढ़ती हुई साइंस की दुनिया में टाइम भी रिलेटिव टर्म है। अब टाइम कैसे हो सकता है रिलेटिव टर्म, इस बात को बारीकी से अभी नहीं समझना, हम फिर भी इन चीजों को जनरल टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, बट टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म। तो मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, लेट मी जस्ट राइट, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स इन मोशन आर रिलेटिव, यानी कि नाप कौन रहा है उनको, राइट ना? ओके, नाउ वी कैन क्लियरली डिफाइन कि जो मोशन है अगर वो रिलेटिव टर्म है, तो फिर से भाई एक बात पूछते हैं कि इसके रिलेटिव होने के बाद कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको हम इस बात से पुष्टि करेंगे नाप कौन रहा है। जैसे मान लेते हैं ये जो कार है बी, ये कार बी, तो हमने कहा स्पीड ऑफ कार बी इज 50 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन फिर से, जो कार बी की स्पीड है 50, वो किसके रेस्पेक्ट में है, ये किसने बताया 50 है, कौन नाप रहा है इस रफ्तार को? ये क्वेश्चन बार बार आना चाहिए, लेकिन जब हम 9th क्लास में, 11th क्लास में या फर्दर हायर स्टडी करेंगे तो वहां पर ये कभी नहीं बताया होता। सिंपल क्या लिखा होता है कि कार बी की रफ्तार 50 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन क्यों? तो आंसर है कि हमने अपने मेजरमेंट के लिए, जैसे मान लेते हैं अगर हम किसी भी चीज को नापेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है, तो इसको नापने के लिए तो हमें हर बार ऑब्जर्वर बदलना पड़ेगा ना। हो सकता है कि हमारे जो अंकल हैं पड़ोसी वाले वो रुके हैं, हमारे दूसरे अंकल भाग रहे हैं, तीसरे अंकल नाच रहे हैं, तो हर किसी के रेस्पेक्ट में सबकी स्पीड अलग अलग मिल सकती है। ऐसे में साइंस पढ़ने पर हमारा बवाल हो जाएगा, दिमाग फट सकता है, नहीं करना है ना। इसके लिए हमने थोड़ी सी सेफ्टी की। साइंस को पढ़ने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए हमने उस पैरामीटर के बारे में सोचा जो सबके लिए रेस्ट पर है, जो अर्थ पे रहते हैं। हम अर्थ पे रहने वाले लोगों के लिए कौन सी चीज है जो रेस्ट पर है? तो आंसर है हमारा खुद का ग्राउंड। ग्राउंड नहीं चलता है, ये हम ऐसा मानेंगे तो ही जाके हम साइंस को पढ़ पाएंगे, स्पीड को समझ पाएंगे। इसलिए जब लिखा होता है ना ये कि किसी भी कार की स्पीड इतनी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो किसके रेस्पेक्ट में? तो आंसर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये SBG, इसका मतलब स्पीड ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड हमारे लिए नहीं चल रहा है। अदरवाइज अगर किसी और के लिए नापेंगे तो जो रफ्तार 50 है वो किसी दूसरे के लिए 40, 0, 30 कुछ भी हो सकती है। That's why we always measure the speed with respect to ground to make science easier and to make ourselves comfortable, right? So by the next time we will cover more topics regarding this, but today's topic was to concern about what is motion, कि मोशन होता क्या है, मोशन कौन से टर्म है, मोशन को कैसे समझना है। एक बार फिर से हाईलाइट करते हैं हम, जब हम मोशन को पढ़ेंगे तो याद रखना कि वो नाप किसके रिस्पेक्ट में रहे, कौन नाप रहा है। अगर सिंपल लिखा होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट? सो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ।